बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। कह रहा है अगर इसका एम्पलीट्यूड ए हो और टाइम पीरियड को हम टी कह लें, सो एट कहता है टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड जो है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है जी। तो उसकी स्पीड कह रहा है हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड जो है, तो आपने जो है वो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट बताना है। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस जो स्पीड का फॉर्मूला था, आपको याद हो, तो वो क्या था, v इज इक्वल टू, हम कहते थे v नॉट स्पीड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला, इंस्टेंटेनियस स्पीड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम स्पीड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, अब देखो कि यहाँ उसने कितनी स्पीड कही है, कहता है व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो v की वैल्यू है वो अगर हम यहाँ पुट करें तो वो कहता है जी कितनी पुट करें, इस v की वैल्यू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो v नॉट, यानी v नॉट तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, सो v नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये हमने उसकी हाफ वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू v नॉट इनटू हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर, और ऊपर जो है इसके स्क्वेयर रूट है। ठीक है। अच्छा, अब करना ये है हमने कि ये वी नोट से तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वेयर। स्क्वेयर लेंगे तो इस तरफ जो है ये क्या हो जाएगा 1/4, और उस तरफ स्क्वेयर रूट जो है स्क्वेयर से कैंसिल आउट होकर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर आ जाएगा। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, अगर आप गौर करो तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर x की वैल्यू, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है ना हमें फाइंड करनी है, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। सो इसको जो है वो रीअरेंज करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये 1 है, 1/4 उसमें से माइनस होगा 3/4 रह जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइनल आंसर जो है वो क्या बनेगा 3/4 इंटू एक्स नॉट को जो है वो यहाँ क्या बोल रहा है ए, यानी एम्पलीट्यूड को वो ए कह रहा है। हम इसकी जगह ए लिख लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, चूंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आंसर √3/2, और एक्स नॉट जो है उसको रिप्लेस कर लें ए के साथ, तो √3/2 ए आ जाएगा। ठीक है। सो इस डिस्प्लेसमेंट पर जाकर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो यहाँ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई करना था, और आंसर आपका कौन सा आएगा, बीटा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें कहता है कि आपके पास पार्टिकल ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू दिस, कह रहा था पॉइंट मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी उसने एक्स नॉट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। सो आपने जो है वो इस इक्वेशन के मुताबिक जो है वो कहता है जी उसका टाइम फाइंड करना है। सो वो टी इन सेकंड जो है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पर जो है अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड जो है मीन से एक्सट्रीम जाने का जो टाइम है, ये आपके पास वेव फॉर्म है, ये मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम पूछ रहा है। तो मीन से एक्सट्रीम जाने का टाइम जो है वो कितना होता है, टी बाय 4। हमें टी/4 बेसिकली फाइंड करना है, तो पहले टी फाइंड करके देख लेते हैं। ठीक है जी। अगर हमें टी/4 फाइंड करना है तो हम यहाँ पर जो है वो इससे ये देखें ना, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ये 0.5 पाई है, तो ये किसकी जगह लिखा हुआ, 2πf जो है ओरिजिनल इक्वेशन जो होती है वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या होती है, कॉज, अब यहाँ कॉज है, कॉज साइन आ जाएगा, तो इधर आता है 2πf इंटू टी। ठीक हो क्या। अच्छा, अब बात यह है कि हमें उसने पूछा था कि आप ये बताएं कि द पॉइंट मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें टी/4 बताना है। तो यहाँ पर जो है वो 2πf जो है हमारे पास 2πf बेसिकली किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें तो 0.5 के इक्वल है, 2πf जो है वो 0.5 के इक्वल है, तो इसको हम कर लेते हैं ये 0.5। ठीक है, 0.5 कितना होता है 2π, और साथ पाई है, पाई पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, हमने सिर्फ इक्वेशंस को कंपेयर किया, तो 2πf जो है वो 0.5 पाई के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखें कि f इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 हर्ट्ज। लेकिन हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड जो है यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 4 सेकंड,
जो कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड जो है वो आपका 4 सेकंड आ जाएगा। लेकिन हमें टाइम पीरियड नहीं फाइंड करना था, उसने पूछा था टाइम फ्रॉम जो है वो मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का टाइम, यानी t/4 फाइंड करना था। अगर हमें t/4 फाइंड करना है तो इसका मतलब है इसको 4 से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर जो है वो कितना आना था, 1 सेकंड। तो जस्ट आपने इक्वेशन को कंपेयर करना था, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लें, टाइम पीरियड को 4 से डिवाइड करें, क्योंकि उसने t/4 पूछा, यानी मीन से एक्सट्रीम तक जाने का ये वाला टाइम पूछा हुआ था। सो हमारा टाइम पीरियड 4 सेकंड आया, 4 से इसको डिवाइड करो, यानी t/4 जो है वो आपके पास 1 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन जो है वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड जो है इसमें कह रहा है जी कि ये बताएं कि सिंपल अर्थ स्पिनिंग ऑन इन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, बॉल बाउंसिंग बिटवीन द टू रिजिड वर्टिकल बॉल जो है और पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें से कह रहा है कि कौन सी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या कहते हैं कि वो वाली मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और उसमें जो है वो इनर्शिया भी हो, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी हो, और जो अपने आपको जो उसमें एनर्जी जो है वो कंजर्व भी रहती हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें होनी चाहिए। सो इसमें देखिए कि हमारे पास जो है हम कहेंगे कि ये देखिए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक करते हैं। ये क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, उसके प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक है जो डायमीटर के लॉन्ग आ रही है। तो उस पार्टिकल की इट्स मोशन सर्कुलर मोशन है, उसके प्रोजेक्शन की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसका मतलब है डेल्टा न्यू हो सकता है। ठीक है जी। और बॉल बाउंसिंग बिटवीन द टू रिजिड वॉल्स जो है बेसिकली अगर डैम्पिंग होती है तो ये भी ज़ाहिर है, उसमें भी हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते, और स्पिनिंग अराउंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस ये भी। सो ज़्यादा प्रॉपर जो आंसर बन रहा है वो कौन सा, वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग, जो स्टेशनरी वेव है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म इसलिए करेगी क्योंकि उसमें एनर्जी भी कंजर्व रहती है, वो अपनी मोशन को बार बार जो है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या रिपीट भी करती है, और उसका जो सेंटर है उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर इसमें अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ट्यूनिंग द रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ, हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस से। सिंपल क्वेश्चन है। 5 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन जो है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसका आंसर होगा 2 पाई। अब देखो हमारे पास ओमेगा होता है 2 पाई/टी, किसके इक्वल होता है ओमेगा, तो अब ओमेगा उधर जाके अगर मल्टीप्लाई होगा तो टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा किसके इक्वल आएगा, 2 पाई। अगर सिंपल टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हो फिर आंसर 1 आएगा, और अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट पूछे फिर 2 पाई आएगा। तो जल्दी आपने करनी है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देने, इसलिए केयरफुल होकर आंसर देने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है डेट इज आल्सो सिंपल वन, अभी ऊपर हमने सॉल्व किया, कहता है सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एक्सिस इज 0 व्हेन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड इज टी। द स्पीड ऑफ द पेंडुलम जो है वो बतानी है आपने एट एक्स इज इक्वल टू a/2 पे कितनी होगी। अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें पता है किसके इक्वल होती है, डेट इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो होती है एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें कि यहाँ पर जो है वो आप जस्ट वैल्यू पुट करें, कितनी कह रहा है एम्पलीट्यूड कितना कह रहा है, हाफ, यानी x की जगह x0/2 पुट करें, तो आपके पास v इज इक्वल टू यहाँ से आएगा x0 ओमेगा, इसको आप सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर जो है वो x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 माइनस इसकी जगह पुट करना है 1/2, 1/2 x0, यानी x0/2, x0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो 1/4, तो 1 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 1/4 क्या आएगा 3/4, मतलब आपका आंसर जो है बनना है x0 ओमेगा, यहाँ से आंसर बन जाएगा √3/2, तो √3/2 सो ये 3/4 आएगा ना, तो 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखें कि अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि उसने जो है वो यहाँ पर
जो है वो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है। एक्स नॉट जो है उसको उसने क्या कहा है, एक्स नॉट को जो है वो एम्पलीट्यूड कह रहा है, तो मैं एक्स नॉट जो है उसकी जगह एम्पलीट्यूड मेंशन कर दूंगा। ओमेगा चूंकि आपके पास 2 पाई/टी होता है, तो मैं यहाँ पे 2 पाई/टी पुट कर दूंगा, और √3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो अब देखें कि 2 यहाँ से, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो आंसर आपका बचेगा वो पाई ए यानी एम्पलीट्यूड और √3/टी कैपिटल टी बच जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, अल्फा। तो यहाँ जस्ट उसने एंड पे क्या किया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो, 2 मीटर और टाइम 2 सेकंड हो, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पीड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है। v इज इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है 2 पाई/टी, यानी कि आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें। अच्छा अब देखो एक्स नॉट जो है उसको आप कितना बता रहा है, एम्पलीट्यूड 2 कह रहा है और टाइम पीरियड भी 2 कह रहा है, ठीक है जी। सो 2 पाई टाइम पीरियड भी 2 कह रहा है, तो 2 से क्या हो जाएगा, वैसे ही कैंसिल आउट, आपका आंसर 2 पाई रह जाना, तो 2 पाई मीटर पर सेकंड आपका आंसर, यानी 8 का आंसर 2 पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9 जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, द मैक्सिमम स्पीड, जब भी अभी फार्मूला आपने लिखा है यही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है एक्स नॉट ओमेगा, और ओमेगा जो है उसको हम लिखते हैं 2 पाई/टी। तो यहाँ जस्ट देखें उसने एम्पलीट्यूड की जगह स्मॉल ए लिख दिया है, तो फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो डेल्टा आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने एम्पलीट्यूड की जगह स्मॉल ए लिखना है, आंसर बन जाएगा। तो समटाइम्स वो रीअरेंज करके जस्ट फार्मूला ही पूछ रहा होता है बार बार जो है, सो रीअरेंज करके अगर फार्मूला पूछे तो सिंपल है, आपने आंसर जो है वो कर देना है। नेक्स्ट एनर्जी व्हेन पार्टिकल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली इट्स पोटेंशियल एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 2f। देखो याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी, इनकी अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछे, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के इन बिटवीन कितनी दफ़ा वेरी करती है। टोटल एनर्जी चूंकि हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे जीरो होती है। टोटल एनर्जी चूंकि चेंज ही नहीं होती, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन 2 दफ़ा मैक्सिमम होती हैं और 2 दफ़ा मिनिमम होती हैं, अगर इसका आप ग्राफ देखो तो। इसका मतलब है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये चूंकि अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के इन बिटवीन 2 दफ़ा वेरी करती हैं, इसलिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की अगर पूछे तो क्या होती है 2f। क्योंकि उसने यहाँ फ्रीक्वेंसी को n कहा हुआ है तो हम 2n आंसर दे देंगे, यानी चार्ली आंसर। Next 11 question, maximum velocity and maximum acceleration of a body moving a simple harmonic motion oscillated 2 और 4 है, angular velocity बताएं। वेरी सिंपल, इसमें देखो हमारे पास जो है v नॉट होता है x नॉट ओमेगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो होता है x नॉट ओमेगा स्क्वायर, एक एक्स नॉट ओमेगा एक एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर है। सो अब देखें कि उसने ना एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है, तो अब बात यह है कि हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों को क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास जो है इन दोनों को राइट हैंड से डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से डिवाइड हो जाएगी, तो ओमेगा ओमेगा से वैसे कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहाँ से हमारे पास बचना क्या है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर ओवर जो है वो हम कह रहे हैं एक्स नॉट ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ओवर वी नॉट, ठीक है जी। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर जो है अगर देखें तो हमारे पास एक्स नॉट से कैंसिल आउट हो गया, एक ओमेगा इससे कैंसिल आउट होगा, ओमेगा किसके इक्वल बचा है, ए नॉट ओवर 2 के, तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2, यानी कि हमने सिर्फ डिवाइड ही इनको करना है, तो 4/2 वैल्यूज गिवन एक्सेलेरेशन की 4 उसकी 2, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ से एक और मल्टीपल चॉइस आपको पता चल गया कि द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड टू मैक्सिमम एक्सेलेरेशन जो है वो किसके इक्वल होती है, अगर रेशो लें तो 1/ओमेगा, या मैक्सिमम एक्सेलेरेशन टू मैक्सिमम स्पीड रेशो लें तो वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा के इक्वल होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है आपने।
क्वेश्चन नंबर 12 जी, एट व्हाट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो सकती है। याद रखिएगा ना काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी काइनेटिक टोटल एनर्जी से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और वो हमेशा टोटल एनर्जी के इक्वल होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या है? डेल्टा। ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है? इक्वल टू द टोटल एनर्जी हो सकती है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन इज गिवन बाय, देखिए उसने पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा अब देखो हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। या ओमेगा जो है उसको 2 पाई एफ कह लें, ठीक है, एक ही बात है। सो ओमेगा को मैं यहाँ 2 पाई एफ भी कह सकते हैं, ओमेगा को आप जो है वो 2 पाई ओवर टी भी कह सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने का, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करने का। लेकिन इक्वेशन हमें ये गिवन है। अब ये इस इक्वेशन के जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई एफ टी या 2 पाई ओवर टी इंटू टी, ठीक है, ऐसे कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा अब जरा गौर करें कि इनको अगर कंपेयर करें तो एक्स नॉट की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट यहाँ से पता चल रही है। एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये कितनी है? 3 है, ठीक है। अच्छा अब साइन के साथ यहाँ है 100t, ठीक हो गया। इसका मतलब है 100 जो है ये आपके पास 2 पाई ओवर टी की वैल्यू है। सो आप देखें बड़ी सिंपल बात हो गई, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो तो आपके पास 3 आ गई, और 2 पाई ओवर टी जो है यहाँ पर जो है 2 पाई ओवर टी जो है उसकी वैल्यू यहाँ क्या है? 100, 2 पाई ओवर टी। तो इस पूरी की वैल्यू 100 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 इंटू 3 जो है वो कितना हो जाएगा? 300। तो आंसर आपका यहाँ से 300 मीटर पर सेकंड यानी कि आपका अल्फा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जो है कहता है फॉल इज बोर्ड अलोंग द डायमीटर, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जी। होगा क्या कि स्टोन जो है वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सेंटर है वो उसका एज इक्विलिब्रियम पोजीशन काम करेगा, क्योंकि जी की वैल्यू ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर जो है। सो इट मींस कि जब कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ के सेंटर तक पहुंचेगी तो वहां पर ड्यू टू इनर्शिया स्टे नहीं कर सकती, वो आगे निकल जाएगी। सो उसमें इनर्शिया भी है, रिस्टोरिंग फोर्स भी है। सो वो पार्टिकल जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जस्ट टेक इट एज एन इंफॉर्मेशन, आंसर बीटा है। 15 द रिलेशन फॉर रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो माइनस एम जी साइन थीटा होती है, डेट इज आल्सो सिंपल वन। और एम जी कॉस थीटा टेंशन के साथ बैलेंस कर जाता है, जबकि माइनस एम जी साइन थीटा जो है रिस्टोरिंग फोर्स होती है। 16 एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है, और एम्पलीट्यूड भी आपको बताया हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन बतानी है। अब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, ए नॉट इज इक्वल टू होती है एक्स नॉट ओमेगा, और ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। तो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर होती है ना, तो ये 2 पाई एफ स्क्वायर होता है। इसका मतलब है यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो एक ए नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट जो है उसकी वैल्यू कितनी बताइए? 0.01। इसको मैं 1/100 लिख सकता हूँ 0.01 को, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट 1/100 लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन जल्दी आ जाए। 2 और पाई और 60 की वैल्यू जो है वो सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 60, तो 60 इंटू 2 जो है वो कितना हो जाएगा? 120। तो 120 पाई और ऊपर है स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो कि नीचे 100 है ऊपर 120 है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 120 जो कि उसका स्क्वायर है, और साथ आ जाएगा पाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो है वो इससे 100। तो यहाँ से जो है वो ये दो जीरो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। तो 144 पाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होना था। तो देखिए अगर फॉर्मूला पता हो तो आगे बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। 17 जो है वो कहता है फॉर अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट जो है वो पहले अच्छे से रीड किया करें। देखो उसने कहा नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है?
टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट रहती है, करेक्ट है। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन, फैक्ट है। द रीस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी फैक्ट है। इसका मतलब है डेल्टा आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। आपको पता है एक्सेलरेशन जो है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम नहीं होता, कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। इट मीन्स के आंसर आपका डेल्टा बनेगा। और वेलोसिटी जो है वो मीन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे जीरो होती है। सो ये डेल्टा इसका बहुत सिंपल था, क्योंकि आपको पता है कंफर्म है कि एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पे यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मिनिमम होता है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज एट कहाँ होता है, एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे। 19 जी, the equation of the displacement of a body executing simple harmonic motion, what is the initial phase? ये आपने इनिशियल फेज में पढ़ा होगा। हमारे पास वैसे इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब साइन की जगह कॉज का भी यूज होता है जब बॉडी अपनी मोशन मीन की बजाय कहाँ से शुरू करे, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करे, फिर जो है वो आपका कॉज आ जाता है। ठीक है, कॉज आता है। अब देखें मीन पोजीशन से अगर उसने स्टार्ट किया है तो फिर आपका साइन ही आएगा। लेकिन अगर इस वाली पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, इस वाली पोजीशन से, तो अब कितना इनिशियल फेज बनेगा, यहाँ से ये मीन पोजीशन आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इनिशियल फेज आपका कितना बनेगा, 90। सो इसका मतलब है कि आप जो है वो यहाँ पर उसको कह सकते हैं कि उसका इनिशियल फेज क्या होगा, 90। फिर यहाँ कॉज आ जाता है। कॉज क्यों आता है, क्योंकि आपका इनिशियल फेज 90 है, तो एक्स नॉट साइन, अब ओमेगा टी प्लस आपने 90 लिखना है, ओमेगा टी प्लस 90 लिखेंगे, तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। तो ये फिर आपका ये वाली क्वेश्चन बच्चों के साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा होता है, तो ये क्वेश्चन बन जाती है। सो याद रखना, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि जब भी अगर किसी क्वेश्चन में वो कहे कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर उसमें ये कॉज वाला फार्मूला लगेगा, साइन वाला फार्मूला नहीं लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैन मेजर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो है इसमें ये कह रहा है कि लिफ्ट जो है वो किस तरफ जा रही है जी, इन इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, तो टाइम पीरियड उसका क्या होगा, टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो फिर फॉर्मूला होना चाहिए उसका एल ओवर जी प्लस ए, अगर ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है जी, और अगर डाउनवर्ड आ रही होती फिर हम कहते हैं जी माइनस ए। अब कितना वो कह रहा है यहाँ पर, जी बाय 4, उसका एक्सेलरेशन जी बाय 4 बताया हुआ है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस जी बाय 4। जी प्लस जी बाई 4 कितना हो जाएगा जी, 5/4 जी। और इसको अगर रीअरेंज करें, 5/4 जी का मतलब है कि टी प्राइम आपका जो है वो, अब ये अंडर रूट के नीचे आएगा ना 5/4, तो वो 4 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो वो बनेगा 2/√5 बाहर आके, और इन साइड जो है वो आपका क्या रह जाएगा, 2 पाई इंटू एल ओवर जी। ठीक है जी, सो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है वो ओरिजिनल का कितने टाइम हो जाएगा, वो 2 पाई अंडर रूट 5 टाइम्स जो है वो हो जाएगा एज डेट ऑफ ओरिजिनल। आंसर जो है वो यहाँ पर आपका बीटा बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 21, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब जो है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जो है एंड मीन पोजीशन जो है, और इफ इट इज एबल टू राइज वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास यहाँ फॉर्मूला जो है वही शॉर्टकट में यूज करेंगे। आपको पता है ये इसने राइज किया है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, और हाइट आपको दी हुई है, तो हमने वो शॉर्टकट फार्मूला सीखा हुआ है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है 2g की वैल्यू जो है वो यहाँ हम 10 ही यूज करेंगे। ठीक है, और हाइट जो है वो कितनी बताई है उसने, 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये 0.1 आ जाएगा मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 1/10 से कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 2 ही रह गया, तो अंडर रूट 2 1.41 ही होता है। इसका मतलब है आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एज गिवन जो 1.4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाए। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट आपने यूज करना है।
अगर वेलोसिटी जो है वो हाइट दे के कभी भी आपको वेलोसिटी पूछी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। 22 जी, फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज पूछी हुई है, आपको पता है ऑडिबल रेंज 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ह्यूमन जो है वो ना 20 से कम और ना 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकते हैं, इसलिए आंसर कौन सा है, चार्ली। 23 देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज 360, द डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन एंड द नियरेस्ट रेयरफेक्शन इज 1 मीटर। फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है, तो यहाँ गौर करें ज़रा, आपको उसने कहा क्या है, डिस्टेंस किसमें, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। कंप्रेशन से लेकर कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस है, कंप्रेशन से रेयरफेक्शन और रेयरफेक्शन से कंप्रेशन। अब कंप्रेशन से लेकर कंप्रेशन तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, लैम्डा, एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक। तो कंप्रेशन से लेकर रेयरफेक्शन तक कितना डिस्टेंस होगा, वो लैम्डा बाय 2 होगा। इसका मतलब लैम्डा बाय 2 जो है वो आपको बताया हुआ 1 मीटर है। तो अब अगर लैम्डा बाय 2 1 मीटर है तो लैम्डा फिर कितना होगा, लैम्डा तो यहाँ से 2 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब वेवलेंथ यहाँ 1 मीटर नहीं गिवन, जो गलती स्टूडेंट करते हैं, यहाँ 1 मीटर वेवलेंथ नहीं गिवन, जो कि उसने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस बताया हुआ है। लैम्डा आपको कितना बताया हुआ है, 2 मीटर। अब यहाँ पे आपने सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और आपका आंसर आ जाना है, जो कि उसने फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v ओवर लैम्डा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, v आपका कितना बताया हुआ 360 डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है 2, चूंकि वेवलेंथ 2 मीटर है, तो आपका आंसर 180 मीटर आंसर आ जाएगा, सॉरी हर्ट्ज आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा बनना था, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन थी आपको अच्छे से ये किया हुआ, लाइट वाले यूनिट में भी किया था, वेव वाले यूनिट में किया था। वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल पार्ट की जो है वो ग्रेटर देन क्या होती है, साउंड। चूंकि वैसे ही बड़ा सिंपल है, साउंड जो है उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज मच मच ग्रेटर देन क्या होती है, एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, चूंकि साउंड वेव्स हैं वो इजीली डायफ्रैक्ट कर सकती हैं, चूंकि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, चूंकि डायफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वेवलेंथ की होती है। 25 जी, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम ए टू वाटर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, आपको पता है फ्रीक्वेंसी विद द चेंज इन मीडियम जो है वो चेंज नहीं होती, जबकि वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो जाते हैं। आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा, चार्ली। सो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन मीडियम, आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम, तो इसलिए आंसर इज चार्ली। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 1 मीटर, कह रहा है जी इज 90। अब 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब होता है लैम्डा बाय 4, 90 का मतलब है लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 90 का मतलब है लैम्डा बाय 4, ठीक है जी। अब यहाँ पर फेज जो है अगर 90 है तो इसको लैम्डा बाय 4 कर लें, ठीक है। तो 90 अब सिंपल है कि देखो, आप 180 को बोलते हैं आप लैम्डा बाय 2, 360 को आप बोलते हो लैम्डा, तो 90 का मतलब है लैम्डा बाय 4, तो आपको यहाँ लैम्डा बाय 4 बताया हुआ कितना, 1 मीटर। अगर लैम्डा बाय 4 1 मीटर है तो लैम्डा कितना होगा, यहाँ पर 4 मीटर है, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आंसर है आपका वो इसके अकॉर्डिंग बना है, 1 मीटर यहाँ वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ आपको 4 मीटर गिवन है इनडायरेक्टली, यहाँ फेज बताया हुआ 90। अब देखो ना, आप 180 जो है उसको बोलते हो पाए, जैसे आपको मैं बताया था, तो 90 को बोलेंगे पाई बाय 2 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से जो अगर इसको वेवलेंथ की टर्म में कहें तो जो है वो 180 का मतलब होता है लैम्डा बाय 2, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो 90 का मतलब क्या होगा, लैम्डा बाय 4, तो ये 1 मीटर। तो वेवलेंथ हमारे पास आ गई, बाकी स्पीड फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी कितनी बताइए, 120 को 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आंसर आ जाएगा, तो आंसर इसमें बीटा बनना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांसवर्स, ये आपको पता है साउंड वेव्स जो लॉन्गिट्यूडल होती हैं ट्रांसवर्स नहीं होती, बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितना भी स्पेक्ट्रम है वो सारा ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अब इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट, जो है ये भी देखें, चेंज इन फेज क्या होता है, अगर वेव जो है रेयर से डेंसर मीडियम में इनकाउंटर करेगी, रेयर से डेंसर मीडियम में इनकाउंटर करेगी, तो अगर क्रस्ट जाकर टकराएगा तो वापस क्या आएगा, वापस ट्रफ आएगा, अगर ट्रफ टकराएगा तो वापस क्रस्ट आएगा। इसका मतलब आंसर यहाँ क्या आना है, पाए, यानी 180 का चेंज होगा। अगर आप पूरा हाथ देखें घुमाए ना, आप क्रस्ट को ट्रफ में चेंज करें टोटल,
यहाँ तक 90 और फिर 180 का टोटल चेंज आता है। और अगर वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जाए फिर हम कहते हैं कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट 29, if the phase difference between the two wave is 2 pi during superposition, the resultant amplitude क्या होता है जी, वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि 2 पाई का मतलब देखें क्या है, 2 पाई का मतलब है, अब पाई को हम यहाँ क्या बोल रहे थे, लैम्डा बाय 2, पाई को 180 को लैम्डा बाय 2 बोल रहे थे, तो लैम्डा बाय 2 को इधर कर दें, 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आपको पता है जब पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो तो फिर जो है वो मैक्सिमम सुपरपोजिशन का रिजल्ट आता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसलिए आंसर यहाँ आएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 30, इंटेंसिटी और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है। याद रखना है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। इसका मतलब है यहाँ से एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगा। तो अगर आपको इंटेंसिटीज गिवन हो और एम्पलीट्यूड फाइंड करना हो तो आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, सिंपल। तो यहाँ पर 1:16 है, आप इसका स्क्वायर रूट लें, आपका आंसर जो है वो 1:4 हो जाएगा, आंसर 1:4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, स्टेशनरी वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज are carriage formed in the medium in which the velocity is 1200 meter per second, distance between node and neighboring antinode। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, जरा इसको वाइजली सॉल्व करना है। आप देखें ना 1200 ओवर 300, आपने तो यहाँ वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो वेवलेंथ आ जाएगी, वेवलेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी, v ओवर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब v जो है वो आप कह रहे हैं 1200, फ्रीक्वेंसी आप कितनी कह रहे हो, फ्रीक्वेंसी 300, तो ये आंसर आपका आ गया 4 मीटर। लेकिन आपका आंसर 4 नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने आपसे वेवलेंथ पूछी ही नहीं, उसने पूछा है नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस, और आपको पता है नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4। नोड नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, एंटी नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, और नोड एंटी नोड में डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। इसका मतलब आपसे उसने लैम्डा बाय 4 पूछा था, तो लैम्डा कितना है 4, और ये भी 4 है, तो आंसर आपका 1 मीटर आंसर आना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका 4 नहीं आता, इसमें आंसर आपका अल्फा यानी 1 मीटर आता है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्लियरली देखना है कि उसमें आपको उसने पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 32 जी कह रहे हैं जी अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ जो है वो लूप आपको बताए हुए 2, तो वेवलेंथ जो है वो उसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, लेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, तो बहुत ही सिंपल है। और वैसे भी वेवलेंथ का nth फार्मूला आप याद कर लें, वो क्या होता है जी 2l/n। तो नंबर ऑफ लूप्स आपको यहाँ कितने उसने बताए हैं 2, तो 2l/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट, लेंथ के इक्वल रह जाएगा, इसका मतलब है बीटा आंसर है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है, फॉर्मूले आते हैं, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। इफ वाइब्रेशन 33 जी, वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग आर टू बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2, तो टेंशन जो है वो कितना करना चाहिए। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो इन द स्टेशनरी वेव जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन होती है। ठीक है जी। और उसका फार्मूला जो है वो हमें पता है, स्पीड ऑफ वेव का भी फार्मूला पता है। तो इसमें जो है आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो कितना कह रहा है जी कि उसको डबल करना है। अगर अगर आपने डबल करना है तो टेंशन मस्ट बी 4 टाइम्स, टेंशन को अगर 4 टाइम्स करोगे फिर जाके फ्रीक्वेंसी जो है आपकी डबल हो जाएगी। तो इसमें आंसर जो है वो आपका क्या आना चाहिए, बीटा, यानी अगर आप टेंशन को 4 टाइम्स कर देते हो स्ट्रिंग की टेंशन को, तो वाइब्रेशन जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, वो फैक्टर 2 से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इफ यू सेट अप 7th हार्मोनिक ऑन अ स्ट्रिंग fixed at both ends, how many nodes and anti nodes are set up। अच्छा, इसमें ना स्ट्रिंग के केस में आपको लेक्चर्स में भी मैंने ओवरऑल बताया हुआ है, स्ट्रिंग वाले केस में कि अगर आप काउंट करें ना टोटल, आप लेट्स से कि एक आपका स्ट्रिंग है और इसमें नंबर ऑफ लूप बना के देखें, अगर हम नंबर ऑफ लूप बना के देखें तो लेट्स से कि 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स बना के देखते हैं। तो अब यहाँ पर जरा गौर करो, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड, ये तीसरा एंटी नोड। ठीक है।
और नोड कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से आप देखें कि नोड हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा होगा, नोड हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा होगा। तो अब जरा गौर से देखें, वो कहता है सेटअप 7 हार्मोनिक है आपके पास, 7 हार्मोनिक। तो नोड कितने होंगे एंटी नोड, नोड 8 होंगे और एंटी नोड्स, अब देखें इसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इतनी 3 बनेगी, और इसमें जो है वो आप देखें कि नोड जो है वो आपके कितने हैं 4 और एंटी नोड कितने हैं 3। तो इसका मतलब है कि अगर वो 7th हार्मोनिक कह रहा है, जितने हार्मोनिक कह रहा हो ना उतनी आपके एंटी नोड बनेंगे। अगर 7th हार्मोनिक कह रहे हैं तो 7 एंटी नोड बनने हैं, लेकिन नोड एंटी नोड से एक ज्यादा होता है तो वो 8 बनेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35, द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपको बताई हुई है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ आपको 1.5 मीटर, वेलोसिटी भी बताई हुई है 330 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकंड नोट आपने बतानी। अच्छा, अब यहाँ देख लेना आपने कि क्लोज ऑर्गन है या ओपन ऑर्गन पाइप है। अब क्लोज ऑर्गन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता था एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4 एल। अब जो भी कह रहा हो, ये सेकंड नोट कह रहा है तो एफ टू जो है वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक नहीं करनी, क्या, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें एन की वैल्यूज जो हम लेते हैं वो 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स लेनी है। तो यहाँ चूंकि वो 2 कह रहा है सेकंड, तो सेकंड नोट का मतलब है कि आपके पास जो है वो एन की वैल्यू 3 लेनी है, 2 नहीं लेनी। अगर आप 2 लेंगे तो डेट विल बी रॉन्ग। तो यहाँ आपने 3 लेनी है, इसका मतलब है एफ टू जो है वो 3v/4l होगा। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 3 इंटू वी जो है वो 330 है, और डिवाइड करना आपने इसको 4, लेंथ जो है 1.5 को हम 3/2 भी कह सकते हैं। 1.5 जो है वो 3/2 ही आता है फ्रैक्शन में। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो इजीली आपका आंसर जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, 4v यानी 165 आंसर आ जाएगा। फिर से भूलना नहीं है, जब भी क्लोज ऑर्गन पाइप आए NV/4l फार्मूला यूज होगा, ओपन आए तो NV/2l। लेकिन क्लोज ऑर्गन में खास बात ये है कि एक और चीज नहीं भूलनी कि इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 नहीं पुट करनी, 3 पुट करनी है अगर आपने सेकंड हार्मोनिक फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 36 जो है, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये ना डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर पे ना डॉपलर शिफ्ट जो है वो डिपेंड नहीं करती है। अगर फॉर्मूला देखें, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगी। 37, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लाइट के लिए भी और साउंड के लिए भी। 38 जी, सोर्स ऑफ साउंड मिड्स वेव फ्रीक्वेंसी कह रहा है जी एफ हर्ट्ज, और द टू ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड 0.2 है रिलेटिव टू द सोर्स। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है तो जाहिर है उनकी रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो डॉपलर इफेक्ट है बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव सॉरी वेलोसिटी के ऊपर, रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड कर, अगर दोनों की ऑब्जर्वर की स्पीड सेम है, रिलेटिव स्पीड सेम है, तो उनकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो आंसर इसलिए 1:1 यानी बीटा आंसर कह देंगे। 39, the observer moving towards the stationary source of sound, then apparent frequency will be greater than the real frequency। ये सिंपल है क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करके आ रहा है। 40 जी, Doppler effect will not be applicable when velocity of sound is greater than the velocity of sound। velocity of साउंड सोर्स जो है अगर ग्रेटर देन साउंड हो जाए, जैसे सुपरसोनिक वेव की आपको बुक में एग्जांपल दी हुई है, सोनिक बूम की एग्जांपल दी हुई है, तो उसके ऊपर फिर डॉपलर इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे भी याद रखना है, वैसे भी मल्टीपल चॉइस याद रखना है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन जो है। नाउ यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो